फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं SQC1, जिसका मैंने हैंड रिटन समरी चार्ट बनाया है क्विक रिवीजन्स के लिए। इस वीडियो में मैं उसको उस चार्ट से आपको गो थ्रू कराऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से उस चार्ट को पढ़ना है और कैसे वो आपको इस पूरे SQC1 पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में हेल्प करेगा और याद करने में भी हेल्प करेगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने अपने रेगुलर नोट से रेगुलर क्लास से पढ़ लिया है, उसके बाद ही आप इस समरी चार्ट को रेफर करें, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए 2 पेजेस में पूरा SQC1 है और जिसको आप बार-बार रिवाइज करके और मतलब मल्टीपल रिवीजन्स आप इस चार्ट की हेल्प से ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और आपको यहाँ पे अपना चार्ट डिस्प्ले करता हूँ। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है SQC1 quality control for firms that perform audits and review of historical financial information and other assurance and related service engagements। तो ये हमारा SQC1 इसका नाम है। मैं इसका आपको पर्पस बता देता हूँ। तो SQC1 मेनली क्या कहता है कि जो भी हमारी ऑडिट फर्म्स होती हैं, जैसे ऑडिट फर्म्स या अदर रिव्यू एंगेजमेंट से जो भी करती हैं, जो ऑडिट फर्म्स हैं, उनको उनको ये गवर्न करता है। ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, आप जो भी एंगेजमेंट्स करते हैं, ऑडिट की है, रिव्यू की है, एश्योरेंस की है, उनमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। तो ये इसका मेन पर्पस है। तो सबसे पहले आपको इसमें रिवाइज कैसे करना है सर, ये SQC1 है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सर पर्पस। तो इसका पर्पस क्या है, देखो पर्पस है कि फर्म इस्टेब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर, क्या दो चीजें इंश्योर करने के लिए कि जो फर्म एंड उसके पर्सोनल हैं वो लोग कंप्लाई करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, एंड रिपोर्ट्स इशूड बाय फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। तो ये इसका मेन पर्पस है। क्या पर्पस है जी, कि फर्म जो है वो इस्टेब्लिश करे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर टू थिंग्स। पहली कि फर्म एंड पर्सनल शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड दूसरा रिपोर्ट इशूड जो है फर्म बाय फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर दैट शुड बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। तो ये इसका मेन पर्पस है। फिर सर इसमें एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स ये कवर करता है। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग, ये तो मैंने इसका एक निमोनिक बनाया है, हमले। ये थोड़ा सा वायलेंट हो गया, आप इसको दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं, इसको लम्हे भी पढ़ सकते हैं, LAMHEE, वो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमले, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है सर। H से ह्यूमन रिसोर्सेज, A से एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, M से मॉनिटरिंग, L से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, E से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड E से एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो हम वन बाय वन हर एक को डील करेंगे। सर सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये आपका यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी में क्या कवर होना चाहिए कि फर्म के पास सफिशिएंट पर्सोनल हो जिनके पास 3C हो। 3C क्या हो सर, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट प्लस। और ह्यूमन रिसोर्सेज ये सफिशिएंट पर्सनल क्यों होने चाहिए, टू इंश्योर द पर्पस। पर्पस कौन सा, यही ऊपर वाला, टू इंश्योर कि द फर्म कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। 2 है एक्सेप्टेंस या कॉन्टिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। वैसे तो आपको पता होगा इसका अलग से स्टैंडर्ड है, बट ये SQC1 बताता है कि फर्म को क्या क्या मेजर्स अपने पॉलिसी प्रोसेस बनाने चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि फर्म का पॉलिसीज में आना चाहिए कि एक्सेप्ट या कंटिन्यू एनी एंगेजमेंट ओनली व्हेन क्लाइंट की इंटीग्रिटी आपने कंसिडर कर ली है, फर्म जो है वो कॉम्पिटेंट है कंसिडरिंग इट्स कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड फर्म जो है इट विल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, कि बिफोर एक्सेप्टिंग ए कंटिन्यूइंग द फर्म शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग द न्यू क्लाइंट, कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट और एक्सेप्ट न्यू एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट। कि इन सब प्रोसेस के दौरान आप इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर लो, ये सब करने के लिए। और अगर इफ एनी इशू आइडेंटिफाइड एंड स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि हाउ द इशू वाज रिजॉल्व। ठीक है जी। एंड थर्ड क्या बोलता है कि आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए विड्रॉल के केस में, कि अगर आपको विड्रॉ करना पड़े एंगेजमेंट से तो उसकी भी पॉलिसीज होनी चाहिए कि विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, एंड विड्रॉ के केस में क्या क्या मेरी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, वो भी होना चाहिए इंक्लूडिंग। अब इसमें विड्रॉल वाले में क्या क्या चीजें आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। सबसे पहले कि आपका डिस्कस करना है आपको विद मैनेजमेंट एंड TCWG अबाउट द एक्शंस द फर्म कैन टेक। जो भी सर्कमस्टांस हुए हैं जिसमें आप विड्रॉ करने का सोच रहे हो, तो आपको वो मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करना है कि फर्म क्या क्या एक्शंस ले सकती है। एंड अगर विड्रॉल कर रहे हो तो विड्रॉल भी आपको उनसे डिस्कस करना है एंड उसके रीजंस की वाई यू आर विड्रॉइंग। नेक्स्ट, आपके अगर प्रोफेशनल, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू रिमेन इन प्लेस,
और रिपोर्ट विड्रॉल, मतलब कि अगर क्या आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर विड्रॉ कर रहे हो तो क्या विड्रॉ की भी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है एज पर प्रोफेशनल लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड क्या करेगी, कोई भी सिग्निफिकेंट इश्यूज आते हैं वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है रिगार्डिंग दिस विड्रॉल। तो ये आपका था एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका, ये आपका सेकंड था ना, ठीक, अच्छा, इसमें हमने क्या देखा था कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कंसिडर करना है क्लाइंट की इंटीग्रिटी। तो ये अलग से क्वेश्चन बनते हैं कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कंसिडर करने के लिए आपको क्या क्या मैटर्स देखने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आरटीपी में भी आया हुआ है और एग्जाम में भी आया हुआ है। मैटर्स फॉर क्लाइंट इंटीग्रिटी आपको क्या क्या देखना है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने इसको 3 हेड्स में डिवाइड कर दी जिससे आपको रिटेन करना, याद करना ईजी होगा। सबसे पहले क्या कि प्रिंसिपल ऑनर्स की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि सर प्रिंसिपल ऑनर्स और की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के बारे में क्या क्या देखना है। एक तो उनकी आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन कैसी है, दूसरा उनका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल्स के प्रति कितने सीरियस हैं, ये उनका एटीट्यूड। नेक्स्ट आता है सर नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का नेचर, इसमें क्या क्या आएगा सर, क्लाइंट के ऑपरेशंस एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इफ देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। और थर्ड आपका ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, इसमें क्या क्या आएगा, लो फी, कि क्लाइंट इज ट्राइंग टू कीप योर ऑडिट फी एज लो एज पॉसिबल, दूसरा इफ क्लाइंट इज ट्राइंग टू पुट सम इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क, और तीसरा व्हाई द क्लाइंट डिड नॉट अपॉइंट द प्रीवियस फर्म एंड अपॉइंटिंग यू एज देयर ऑडिटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें मैटर्स बनते को, ये 3 हेड्स में आप डिवाइड करके इसको याद कर सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि क्या-क्या मैटर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला आइडिया आपको याद आना चाहिए कि सर प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बारे में क्या-क्या चीज़ें थी। एक तो उनका आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन और दूसरा उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल्स। नेक्स्ट क्या है सर आपका क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के बारे में क्या-क्या चीज़ें थी सर, एक तो उसका ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस और दूसरा अगर कोई इंडिकेशन है रिगार्डिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, और तीसरा आता है आपका ऑडिट रिलेटेड, इसमें क्या क्या आएगा कि वो आपकी फी लो रखना चाह रहा है, वो आपकी इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है और उसने पिछले ऑडिटर को अपॉइंट क्यों नहीं किया। तो दीज आर द मैटर्स यू शुड कंसिडर फॉर क्लाइंट इंटीग्रिटी, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आता है मॉनिटरिंग। तो ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपके पास जो भी कंट्रोल्स आपने लगाए हुए हैं वो आपके रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेट कर रहे हैं और कंप्लाइड विद, और दूसरा ऑनगोइंग इवैल्यूएशन चलते रहना चाहिए एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ एंगेजमेंट्स, तो ये आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फोर्थ क्या कहते हैं सर, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या क्या आता है कि एक तो आपको प्रमोट कल्चर ऑफ क्वालिटी, कि फर्म में इंटरनली आपको कल्चर प्रमोट करना है क्वालिटी का, कि भैया हमें क्वालिटी से काम करना है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसके पास, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर, इनके पास अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड अगर ये किसी और बंदे को असाइन करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट पर्सन शुड हैव इनफ एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है जी। ये हो गया 4। उसके बाद है सर आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो ये क्या बोलता है कि आपकी जो एंगेजमेंट है वो आपकी एज पर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं सॉरी। तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका सुपरविजन। ये क्या कहता है कि सर एंगेजमेंट जब भी चल रही है तो उसमें सुपरविजन होना चाहिए। क्या, एक तो उसकी प्रोग्रेस ट्रैक होनी चाहिए, दूसरा एंगेजमेंट टीम की कैपेबिलिटी, थर्ड जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करना एंड आइडेंटिफाइंग मैटर्स फॉर कंसल्टेशन, क्योंकि डिफिकल्ट मैटर्स है तो उनको कंसल्टेशन करने के लिए आइडेंटिफाई करो। फिर रिव्यू, रिव्यू में क्या क्या चीजें करना है आपको कंसिडर करना है। जब रिव्यू चल रहा हो एंगेजमेंट का, आपने काम कर दिया उसका रिव्यू चल रहा है, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कंसिडर करना है वेदर जो वर्क परफॉर्म हुआ है वर्क इज एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इज देयर एनी नीड टू रिवाइज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क एंड द वर्क डन सपोर्ट्स योर कंक्लूजन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड, आपको चेक करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आए थे वो रेज किए गए हैं एंड जो एविडेंस आपने इकट्ठे किए हैं दैट सपोर्ट द रिपोर्ट, आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टेकन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज अचीव्ड। ये आपको रिव्यू में ध्यान रखना है। फिर सर कंसल्टेशन में क्या क्या आएगा, तो कंसल्टेशन के मामले में आपको ये पॉलिसीज आपकी होनी चाहिए कि यू शुड हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑब्टेन कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन टेकन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स, इंश्योर कि आपने डिफिकल्ट मैटर्स पे कंसल्टेशन ले ली है एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज का करना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन जो भी आपका निकला कंसल्ट करने के बाद, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना है। फिर आता है सर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। फॉर एग्जांपल कई बार किसी एक चीज पे, किसी एक ट्रीटमेंट पे डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं, तो ये क्या करेगी, पॉलिसी होनी चाहिए टू डील विद डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन किस किस में, विद इन द एंगेजमेंट टीम, विद दोज कंसल्टेड जिससे कंसल्टेशन ली उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या फिर बिटवीन एंगेजमेंट टीम एंड ईक्यूसीआर रिव्यूअर। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये इनसे डील करना है एंड कंक्लूजन जो भी निकला उसको डॉक्यूमेंट करना है, और नॉट इश्यू रिपोर्ट टिल रेजोल्यूशन, जब तक कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिजोल्व नहीं हो जाते तब तक आपको रिपोर्ट इशू नहीं करनी है।
नेक्स्ट आता है सर आपका इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये क्या बोलता है सर, ईक्यूसीआर प्रोवाइड्स, ईक्यूसीआर क्या करता है, ये आपको ये इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है किस किस चीज़ की, कि इंगेजमेंट टीम ने जो भी जजमेंट्स, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ली हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंड जो भी उन्होंने कंक्लूजन ली थी उस पर अपनी इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे सर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ईक्यूसीआर। तो एनटी ऑफ ईक्यूसीआर क्या होता है सर, एक तो वो क्या क्या मतलब उसको क्या क्या करना है, एक तो वो डिस्कस करेगा एंगेजमेंट पार्टनर से, फिर कंसिडर कि रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट, की जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो सही है, रिव्यू ऑफ सेलेक्टेड वर्क पेपर, वर्क पेपर भी रिव्यू करेगा किस किस का, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड और क्या आपने कंक्लूजन ड्रॉ किए। फिर लेकिन ईक्यूसीआर रिव्यू जो है दैट डज नॉट रिड्यूस ईपी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन बनता है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ईक्यूसीआर की। तो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया, आईसीआई के जूनियर सीसीएम फ्रॉम वेस्टर्न रीजन, इसमें कि आई, जे, आर, सीसीएम, डब्ल्यू और आर ये है। तो इसमें आई से क्या आएगा सर, आपका फर्म की इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है ईक्यूसीआर को। फिर जे से सर जजमेंट्स देखनी है कि मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क से रिलेटेड जो जजमेंट्स आपने लिए एंगेजमेंट टीम ने वो चेक करनी है। आर से रिस्क क्या थे और उस पर क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं। फिर सी से कंसल्टेशन जो आपने लिए और उसके कंक्लूजन। नेक्स्ट ये सर कम्युनिकेशन ऑफ मैटर्स टू मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यू, जिनको जो भी मैटर्स कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट थी वो आपने करी है। फिर मिस स्टेटमेंट्स जो भी थी उनकी सिग्निफिकेंस क्या था, उनको डिस्पोज कैसे किया। फिर डब्ल्यू से सर आपका जो वर्क पेपर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वर्क पेपर में एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या आपने वर्क किया और क्या आपने कंक्लूजन निकाला। और आर से कि जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो अप्रोप्रिएट है। तो लिस्टेड एंटिटीज की किसमें एडिशनल नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ठीक है। अभी कह रहे कि ईक्यूसीआर पॉलिसी जो है आपकी उसमें क्या क्या आना चाहिए सर, उसमें आना चाहिए तो एलिजिबिलिटी फॉर रिव्यू की किन किन एंगेजमेंट्स का आपको रिव्यू करवाना है ईक्यूसीआर से। तो लिस्टेड कंपनी में ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सारी ऑडिट्स रिव्यू होती हैं लिस्टेड केस में। और अनलिस्टेड में क्या कह रहा है कि फर्म को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए ईक्यूसीआर रिव्यू कराने का कि भाई इतने टर्नओवर से ज्यादा है, इतने नेटवर्क से ज्यादा वाली कंपनीज का हम ईक्यूसीआर रिव्यू कराएंगे। एंड देन रिक्वायर रिव्यू ऑफ एलिजिबल एंगेजमेंट की इसमें जो भी एंगेजमेंट्स फॉल कर रही हैं फर्म शुड मेक श्योर कि उन सबका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो। फिर नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ ऑडिट बिफोर रिव्यू, कि जो ऑडिट है वो रिव्यू से पहले कंप्लीट हो जाए। एंड अगर ईक्यूसीआर की एबिलिटी अब वो इनेबल मतलब एबल नहीं रहा, उसकी एबिलिटी इंपेयर हो गई है तो आप उसको रिप्लेस करो। ये आपका ईक्यूसीआर से रिलेटेड था, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है आपका इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या बोलता है कि फर्म के पास अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए किस चीज़ की, कि असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल की, ऑडिट खत्म होने के बाद आपके जो भी ऑडिट फाइल है वो प्रिपेयर हो जाए, असेंबल हो जाए विद इन 60 डेज फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट। रिटेंशन का, रिटेंशन ऑफ फाइल्स फॉर सफिशिएंट टाइम, जनरली मिनिमम 7 ईयर्स होता है फ्रॉम ऑडिटर रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, ठीक है। और मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी आपको मेंटेन करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी, कि कल को रिट्रीव करना पड़े तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है सर आपका कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो क्या करें कि आपके फर्म के पास पॉलिसी होनी चाहिए टू डील विद द कंप्लेंट्स। कैसी कंप्लेंट्स, की वर्क जो आपने किया दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड नॉन कंप्लायंस विद द क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या करेंगे, फर्म शुड सेट अप अ चैनल फॉर फर्म पर्सनल टू कंप्लेंट, कि फर्म के एम्प्लॉइज को अगर कंप्लेंट करें तो उसके लिए प्रॉपर एक हॉटलाइन नंबर या कुछ भी एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए कंप्लेंट का। कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है, कंप्लेंट में भी फर्म के पर्सनल से, क्लाइंट से भी आ सकती है एंड थर्ड पार्टी से भी आ सकती है। कंप्लेंट आएगी तो क्या होगा सर, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको कौन सुपरवाइज करेगा, एक पार्टनर विद एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली दैट पार्टनर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द एंगेजमेंट जिसके रिलेटेड कंप्लेंट आई है। प्लस लीगल काउंसिल इफ नेसेसरी, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको लीगल काउंसिल का भी हेल्प लेना चाहिए। एंड अगर स्मॉल फर्म है जिसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है तो वो क्या कर सकती है, किसी एक्सटर्नल पर्सन का हेल्प ले सकती है या अदर फर्म को भी इंगेज कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड इफ डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उस पर एक्शन लो, फर्म शुड टेक एक्शन। एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है कि क्या कंप्लेंट्स है और उस पर हमने कैसे रिस्पॉन्स किया, इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद सर लास्ट आपका इंडिपेंडेंस। ये क्या बोलता है कि पॉलिसी होनी चाहिए फर्म के पास टू इंश्योर कि फर्म, उसके पर्सनल एंड अदर पीपल जो भी इन्वॉल्व है वो सब इंडिपेंडेंट हो। पॉलिसी इनेबल, अब पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए कि कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट टू पर्सनल, फर्म अपने सभी एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करे कि हमारी क्या क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उनको आइडेंटिफाई करो, फिर एक्शन लो। एक्शन क्या क्या हो सकता है, या तो थ्रेट्स को एलिमिनेट करो और अगर एलिमिनेट नहीं हो सकते तो उनको विड्रॉ करो। और फिर अगर कोई इंडिपेंडेंस का ब्रीच हो गया है ऑलरेडी तो फिर उसको रिजॉल्व करो, ठीक है जी। पॉलिसी में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, पॉलिसी इंक्लूड रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफाई द फर्म ऑफ ब्रीच, कि अगर कोई ब्रीच हो गया है तो पॉलिसी में होना चाहिए कि जैसे ही ब्रीच होता है फर्म को आप इंटीमेट करोगे। फिर फर्म वो ब्रीच कम्युनिकेट करेगी इंगेजमेंट पार्टनर को एंड अदर पर्सनल को कि भाई ये ब्रीच हो गया, इसको एड्रेस करो। एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर पर्सनल जो है फिर वो फर्म को नोटिफाई करेंगे ऑफ एक्शन टेकन, कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। उसके बाद फर्म विल डिटरमिन इफ फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अदर फैक्टर्स क्या है कि ऑब्टेन एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन, कि
ऑफ कंप्लायंस, फर्म को अपने एम्प्लॉय से एनुअली हर साल रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं और कंप्लाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंस पॉलिसी से। एंड पॉलिसी टू रिड्यूस फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट का भी पॉलिसी होना चाहिए रिड्यूस करने का। फॉर एग्जांपल, ऑडिट पार्टनर जो है उसकी रोटेशन होनी चाहिए एटलीस्ट एवरी 7 ईयर्स में फॉर लिस्टेड कंपनीज। तो ये आपका SQC1 का चार्ट था, मैंने आपको गो थ्रू करा दिया है पूरा कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, ये आपके क्विक रीजन में हेल्प करेगा। और यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, एक एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हाँ, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स से भी कंप्लाई करना है आपको, और उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर, इसकी निमोनिक है कॉपी, COPPI। दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड इंटीग्रिटी। तो ये पांचों डिटेल जो है ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में मिलती हैं। तो ये आपका सर SQC1 था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस चार्ट को गो थ्रू करने में, और इससे आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।